बात के रूप में जो हमें कुदरती जो चीजें दी हैं उनसे हम इस गर्मी के प्रताप से बच सकते हैं। पूरे देश भर में हजारों लोगों की मौत गर्मी से हो चुकी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने जो रिपोर्टेड आंकड़े हैं उसके अनुसार कहा कि 500 से ज्यादा लोगों की मौत तो अकेले आंध्र प्रदेश में हो चुकी है। माने गर्मी से आदमी बीमार तो होता ही है, यह गर्मी जानलेवा भी हो सकती है। माने गर्मी जब ज्यादा लग जाए तो आदमी की मौत तक हो सकती है। ब्रेन हेमरेज से आदमी की मौत होती है, हार्ट अटैक से व्यक्ति की मौत होती है, लिवर किडनी फेल हो जाए, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाए, डर के कारण से आदमी की मौत होती है, या कैंसर जैसे रोगों से मौत होती है। लेकिन गर्मी से मौत होती है, यह सुनकर के आदमी फिर कांप उठता है। तो क्या करे? तो एक तो योग करे। योग में बहुत तरह की क्रियाएं हैं। हमने भस्त्रिका, कपालभाति प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम जिसमें हम 3 बंद लगाते हैं, ये सब क्रियाएं हैं। उज्जाई प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओम, श्वासों पर ध्यान, ये सारी क्रियाएं आरोग्यदायक हैं। लेकिन गर्मी के लिए खास योगाभ्यास शीतली, शीतकारी और अनुलोम विलोम प्राणायाम है। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, हर जाति को मजहब का व्यक्ति ये 3 प्राणायाम कर सकता है और इससे अपने भीतर के तापमान को नियंत्रित रख सकता है। चाहे वो लू लगना है, चाहे हैजा है, डायरिया है, और मैंने कहा मौत के खौफ से वो मुक्त हो सकता है। अब बहुत सरल प्राणायाम है तीनों। जिह्वा को बाहर निकाला, श्वास को अंदर भरा, मुंह से श्वास भरना है। बाकी प्राणायामों में नाक से श्वास भरा जाता है, लेकिन ये 2 ऐसे प्राणायाम हैं, शीतली और शीतकारी, जिसमें मुंह से श्वास भरा जाता है। और इससे क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर एकदम नॉर्मल आ जाता है। तो बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने के लिए, उसको संतुलित करने के लिए है ये शीतली प्राणायाम। इसमें रोकने का भी विधान है, लेकिन गर्मी ज्यादा है तो रोकने की जरूरत नहीं, क्योंकि रोकने से फिर थोड़ी गर्मी बढ़ती है। कितनी भयंकर गर्मी लग रही हो, कितनी भयंकर प्यास लग रही हो, कई बार इतनी गर्मी हो जाती है कि सिर घूमने लग जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं, मन बेचैन होने लगता है, घबराहट होने लगती है, और उल्टी दस्त ये सब होने लगते हैं, पूरी शरीर से पसीना बहने लगता है। तो पसीना भी आ रहा हो तो शीतली प्राणायाम करने से पसीना सूखने लगता है। इतना जबरदस्त इसका लाभ है, माने नेचुरल एयर कंडीशन कर देता है बॉडी की। तो नेचुरल एयर कंडीशन का काम करता है शीतली। ले और छोड़ दें, ऐसे 5, 7, 11, 21 बार तक कर सकते हैं, शरीर में ठंडक आ जाएगी। दूसरा प्राणायाम है शीतकारी प्राणायाम, जिसमें होंठ खुले हुए होते हैं, दांत बंद होते हैं ऐसे। लंबा गहरा श्वास भरते हैं, दांत खोल करके, और होंठ खुले हुए, दांत बंद, होंठ खुले हुए। सर्दी में जब हम इसको सिखाने के लिए करवा देते हैं प्राणायाम को, तो लोगों को खांसी होने लगती है, इतना ठंडा है ये। खैर, अब अगला प्राणायाम, ये भी ऐसे 7, 11, 21 बार तक कर सकते हैं। बाएं नाक से लेना, बाएं चंद्र स्वर है, दाहिना सूर्य स्वर है। ये ठंडा स्वर है, ये गर्म है। यही 2 नाक हैं जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करते हैं। गर्मी के समय हमारा बायां नाक अपने आप ही अधिक चलता है, सर्दी के समय हमारा दायां नाक अपने आप अधिक चलता है। वैसे जिनको बहुत ज्यादा गर्मी लगती हो, वे दाएं कान के अंदर रुइया लगा के रखें। दाएं कान में रुइया लगाने से बायां नाक चलने लगता है, और बायां नाक चलेगा तो बॉडी का टेम्परेचर अपने आप नॉर्मलाइज रहता है। यह है बड़ी बात।
मैंने देखा जिनको बहुत अधिक सर्दी लगती है उन लोगों को हमने बाएं कान के अंदर रुइया लगा दिया, उनका सूर्य स्वर चलने लगा, उनको जो कपकपी सी रहती थी, दिन भर ठंड लगती थी, किसी किसी को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, किसी किसी को बहुत गर्मी लगती है, पसीने से लथपथ रहते हैं, हाथों पैरों तक में पसीने आने लगते हैं, उनके लिए ये अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं, ये चंद्रभेदी प्राणायाम। अनुलोम विलोम तो लेते और छोड़ते हैं, दोनों का इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं, चंद्रभेदी। चंद्रभेदी में क्या होगा, बाएं नाक से श्वास लेंगे धीरे 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 धीरे, साउंड नहीं होना चाहिए, और रोकते हैं यद्यपि शीतली शीतकारी और चंद्रभेदी में, लेकिन हम जब गर्मी ज़्यादा लगती है तो रोकते नहीं है, बस लिया और छोड़ दिया। बाएं से लेना बार बार, धीरे धीरे, और दाएं से छोड़ देना। ऐसे ही बार बार बाएं से लेना और दाएं से छोड़ देना। ये है चंद्रभेदी। हरिद्वार में भी बहुत गर्मी है, 44 डिग्री टेम्परेचर हरिद्वार में भी पहुंच गया है, लेकिन मुझे तो गर्मी नहीं लगती क्योंकि मैं प्राणायाम करता हूं। तो आप भी प्राणायाम कीजिए। आप प्राणायाम करेंगे तो गर्मी से छुटकारा पाएंगे, बीमारियों से बच जाएंगे और मौत के खौफ से भी मुक्त हो जाएंगे। ये तो योग की क्रियाएं। कुछ साधारण बातें, 3 से 4 लीटर पानी तो सभी को पीना चाहिए, माने लिक्विड 3 से 4 लीटर हर आदमी के शरीर में जाना चाहिए। गर्मी में क्योंकि पसीना बहुत निकल जाता है, इसलिए 5 लीटर तक पानी पीना चाहिए। सुबह उठ करके ही आधा से 1 लीटर पानी पी लीजिए, उससे एक बार यूरिन भी साफ हो जाएगा। मूत्र में जलन होने लगती है, जैसे कफ से छाती जाम हो जाती है, नाक जाम हो जाते हैं, आंखों से भी आंसू आने लगते हैं, और वायु बढ़ती है तो शरीर में दर्द होने लगता है। तो गर्मी बढ़ती है तो आंख लाल हो जाती है। दूसरा, चक्कर आने लगते हैं। गर्मी बढ़ती है तो फिर स्किन पर बर्निंग होने लगती है, हाथ पैर भी भीने भीने होने लगते हैं, पूरा पसीना आने लगता है, और गर्मी से फिर पेट भी गड़बड़ हो जाता है। किसी को एसिडिटी हो जाती है तो किसी को फिर जो है इंडाइजेशन और डायरिया, दस्त और ये सब हैजा आदि हो जाता है। और पेशाब में जलन बहुत हो जाती है, और जब पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन हो जाती है, इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है, फिर आदमी के लिए 1-1 मिनट जीना भारी हो जाता है। फिर जब ज़्यादा पेशाब में गर्मी बढ़ जाती है तो गोखरू पिला देते हैं। गोखरू जो कांटे जैसा एक दाना होता है, उस गोखरू को उबाल करके जब पिलाते हैं तो उससे पेशाब की जलन एकदम खत्म हो जाती है। करीब 10-1 साल पहले का मैं अपना अनुभव बताता हूँ। तो एक बार मैंने पानी कम पिया, गर्मी का समय था, तो फिर पेशाब में भयंकर जलन हो गई। तो मैंने कहा ये क्या हुआ। तो फिर मैं अचानक मेरे ध्यान आया, मेरे पास में शहद रखा हुआ था और पानी था, तो मैंने ठंडे पानी में शहद मिला के पी लिया। 1 ही मिनट में जलन गायब। माने शहद योगवाही है। गर्म दूध मिलेंगे गर्मी करेगा, ठंडे दूध मिलेंगे जो है शक्ति देगा, गर्मी नहीं करेगा। ठंडे पानी भी पिएंगे तो ठंडाई का काम करेगा। तो आप ठंडे पानी में शहद मिला करके पी लीजिए, गर्मी से तुरंत राहत मिलेगी आपको। और पेशाब में जलन हो रही है तो जलन बंद हो जाएगी। नहीं तो कई बार पानी की कमी होने से भूलवश हमने पानी नहीं पिया तो बूंद बूंद करके पेशाब होने लगता है और बहुत भयंकर जलन होती है। तो मैं ये अपना भी एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं और ये हकीकत है। खैर, 3 से 4 लीटर पानी पीना ये तो सामान्य अवस्था में है। गर्मी में 5 लीटर तक पानी पीना है आपको। फ्रिज का भी पानी मत पीना। फ्रिज का पानी पीने से गला खराब होगा, आप बीमार होंगे, सर्द गर्म हो जाएगी, सर्दी जुकाम हो जाएगा, नाक से पानी बहने लगेगा। घड़े का पानी पीना चाहिए। और खाने में जो ऐसे सब्जियां जिनमें पानी ज़्यादा है, जैसे लौकी है, तोरई है, टिंडा है, ये सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए। फलों में हम जो है तरबूजा, खरबूजा, बेल और आम का पन्ना, ये आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं इनका। ये अब बेल है, अब इसको आप ये पकने पर थोड़ा सा ये इसका कलर पीला हो जाता है और कच्ची जो है हरी होती है ऊपर से, उसका मुरब्बा बनाते हैं हम लोग। कच्ची तोड़ते हैं, उसी से मुरब्बा बनता है, पकी हुई से मुरब्बा नहीं बनता है। तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं। जो बेल का सेवन कर लेगा, क्योंकि 2 चीज़ें हमारे सामने, एक तो बेल है जो सात्विक है, दूसरा प्याज है जो तामसिक है।
तो जो वैष्णव परंपरा के हैं, गुरुकुलीय परंपरा के हैं, सनातन परंपरा के लोग हैं, वो तामसिक आहार को अच्छा नहीं मानते हैं। तो ये जो हम बेल का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें तामसिकता नहीं है, सात्विक है। बिल्व तो भगवान शिव का प्रसाद है, तो इसकी सुगंध भी बहुत अच्छी होती है। सूंघने से ही इतना अच्छा इसका परफ्यूम है, वो आपको ऐसे ही मस्त कर देता है। इसको पका हुआ भी खा सकते हैं, ऐसी चम्मच से खा सकते हैं, और इसका शरबत बना सकते हैं। फिर हमने बेल का शरबत भी बना दिया है। ये इसका गुदा निकाल करके और इसको फिर थोड़ा सा जो है प्रोसेस करके इसका शरबत बना दिया। बेल जो है पेट के लिए सबसे बेस्ट है। एक होती है कोलाइटिस की प्रॉब्लम, जिसमें बार बार व्यक्ति को सोच जाना पड़ता है, खाने के बाद तुरंत टॉयलेट जाना पड़ता है। तो ये माने आंव संग्रहणी, जिसको कोलाइटिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं, उसकी दवाई है। छाछ पिए, छाछ भी गर्मी के लिए औषधि का काम करती है। छाछ पीने से गर्मी नहीं लगती है। तो 1 पाव दही और उसमें 1 लीटर पानी डाल दीजिए, पतली छाछ, और देखिए पेट एकदम ठीक रहेगा, ना उल्टी ना दस्त, कोई दिक्कत नहीं। भगवान की कृपा से आज तक मुझे एक बार भी कोई गर्मी की प्रॉब्लम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैं छाछ पीता हूं। क्योंकि कभी कभी मैं बेल का सेवन कर लेता हूं, रोज तो नहीं कर पाता हूं, यात्राओं पर बहुत रहता हूं, लेकिन छाछ पी लेता हूं। मैंने पूरे देश में लाखों किलोमीटर की यात्रा की है, लेकिन कभी मुझे गर्मी नहीं लगी। मुझे पता ही नहीं हैजा क्या होता है। बचपन में हमने कभी प्याज आदि खाया है, और राजस्थान और दक्षिण हरियाणा और देश के बहुत से भागों में जहां गर्मी बहुत होती है वहां प्याज बहुत खाते हैं लोग गर्मी की ऋतु में। राजस्थान में तो अपने खीसे में लेकर के, माने अपने जेब में लेकर के ही प्याज चलते हैं वो लोग, और सुबह 1 प्याज खा लेते हैं, और जब दिन में 1 प्याज खा लेते हैं, 2 प्याज खा ली और गर्मी ठीक। इतना जबरदस्त है। लेकिन प्याज थोड़ा सा उसमें दुर्गंध आती है और तामसिक, तो ये बेल जो है ना सबसे अच्छा है। फिर आम का पना, आम का पना अक्सर माताओं को बनाना आता है। इसको छील करके और इसको पका करके, कच्चा आम वैसे गर्मी करता है, पका हुआ आम पानी में डाल करके खाने से जो है बहुत शक्ति देता है। जो अंडरवेट है उनका वजन भी बढ़ जाता है, और स्वादिष्ट तो सबको लगता ही है। किसी भी तरह का कोई भी आम है, कच्चा आम ले लिया, उसका छिलका उतारा, इसको पकाया जो है, और पकाने के बाद में जो है फिर इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, थोड़ा जीरा डाल देते हैं, और आम का पना बना करके पीते हैं। आम का पना पेट के लिए बहुत अच्छा है, ताकत भी इससे मिलती है। और जैसे बादाम गर्म होता है लेकिन पानी में भिगो के खाओ ठंडा हो जाता है, ऐसे आम गर्म होता है। ऐसे ही कुछ लोग इसको, जिनको खट्टा खाने का शौक होता है, तो इसका छिलका उतार करके नमक के साथ खाते हैं, वो गर्म करेगा, वो नहीं खाना चाहिए। इसको पका करके, और इसको पकाने के बाद में ठंडे पानी में मिला करके थोड़ा जीरा, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा नमक, ये सब डाल करके पीते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता है। देश के कुछ भागों में तो पिया जाता है, जहाँ नहीं पीते उनको ऐसा लगता है हम तो बहुत गर्म होगा, कच्चा आम का पना बनता है। नहीं, ये बहुत अच्छा होता है, गर्मी की औषधि है ये, और शक्ति भी देता है। हमने आम का पना भी बनाया। लोग अपनी परंपरा की चीज़ों को भूल गए थे। ये कोल्ड ड्रिंक्स और ये सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब जो जहरीले सामान खाने पीने लग गए थे, ये जो है आम का पना, और इसी तरह से ये जो है बेल का शरबत, बादाम का शरबत, ये तो हमारे यहाँ पर सदियों से प्रयोग किया जाता था। बादाम की ठंडाई पहले बना करके लोग पीते ही थे। और आंवले का रस, आंवले का किसी न किसी रूप में, चाहे जैसे सर्दियों में च्यवनप्राश लोग खाते हैं, तो हमने ये अमृत रसायन, एक तरह से ये गर्मियों का च्यवनप्राश है, माने ठंडा होता है। सर्दी की ऋतु में इसको खा लेते हैं तो सर्दी जुकाम हो जाता है। मैंने कई बार देखा, गुजरात के कई लोगों को मैंने खिला दिया, मेरे पास आए तो मैंने कहा चलो ये अमृत रसायन खाओ, तो खाया तो बोले बाबा उधरस थी, सर्दी थी। मैंने कहा मैं कीधु किसाना थी, बोले अमृत रसायन खा दो, बोले इसे खाया तो सर्दी हो गई, इतना ठंडा है। तो अमृत रसायन मैंने आंवले का किसी भी रूप में हम सेवन करते हैं। जैसे आंवले का शरबत बना सकते हैं, 1 चम्मच, जैसे नींबू होता है ना, जैसे नींबू हम इस्तेमाल करते हैं, नींबू को निचोड़ के पी लिया, तो ऐसे 1 चम्मच आंवले का रस, थोड़ा सा मीठा डाला, पुदीना डाला, और जो है आंवले का शरबत बना के पी लिया। ऐसे ही आंवले का मुरब्बा है, बेल का मुरब्बा है, ये ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ पहले घरों में खुद बनाया करते थे। अब हमें बना करके इसलिए देने पड़ रही हैं क्योंकि लोग बनाना भूल गए और रेडीमेड सबको जो है खाने के लिए चाहिए। तो ये बेल का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल हमको करना चाहिए। अब जैसे तरबूजा है, ये गर्मी की ऋतु में क्यों होता है? भगवान ने ही उसका इलाज दिया है। यस्य देशस्य यो जंतु तज्जम तस्य औषधमितम। जहां जो चीज होती है
जो प्रॉब्लम होती है, जो समस्या होती है, उसका समाधान प्रकृति ने वहीं पर दिया है। तो गर्मी की ऋतु में ये 2 फल दिए हमें भगवान ने सौगात के रूप में, उपहार के रूप में। इनको खाएं, बस इनका खाने का एक ही तरीका है, जो है आजकल लोग फ्रिज में रख करके खाते हैं। फ्रिज की रखी हुई खाई हुई चीज़ नुकसान करेगी। इसको बाल्टी में डाल दिया, बाल्टी में भिगो दीजिए खाने से 2 घंटा पहले, फिर इसको खाइए, फिर काट करके खाइए। यह जो है आनंद से खाइए। बीज निकालना चाहें तो निकालिए, नहीं तो मगज का काम करता है। इससे बढ़िया क्या होगा। गर्मी मुझे भी अभी मैंने कहा गर्मी तो है तो मैं भी खा सकता हूँ, आप भी खा लीजिए। ये कितना मीठा है ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, वैसे जितनी गर्मी पड़ती है उतना ज़्यादा मीठा होता जाता है। ये तरबूजा गर्मी की औषधि है, प्रकृति ने इसमें पौष्टिकता भी दी है और गर्मी को दूर करने के लिए सारे तत्व इसके अंदर विद्यमान है। ये हर घर में पहले पुदीना लगाया करते थे। जिनके पास आंगन नहीं होता था, खेत नहीं होता था, तो गमले में लगा लिया करते थे। पुदीने के एक डंडी ले आइए, अपने घर में लगाइए। 5-7 पत्ते पुदीना के, 1 नींबू लीजिए। और यदि आपको डायबिटीज़ है तो मीठा मत डालिए, क्योंकि मीठे से कोई, और ख़ास करके जो चीनी है, इससे कोई गर्मी दूर नहीं होती है। लेकिन अब क्या करें, पहले शक्कर होती थी, बूरा होती थी, वो तो बंद हो गई। शहद हो तो सबसे अच्छा, शहद, शुद्ध शहद लोगों को नहीं मिलता, वो हमने उपलब्ध करवाया। शहद हो तो सबसे अच्छा, नहीं तो चीनी का इस्तेमाल करें। नींबू का शरबत बना कर पिए। नींबू जो है ये सबसे बेस्ट है। किसके लिए? गर्मी के लिए। परंपरा से हमारे यहाँ पर बादाम की ठंडाई और नींबू का शरबत नींबू का ही हुआ करता था। ये कोल्ड ड्रिंक्स तो सबसे घटिया चीज़ें हैं। छाछ पिया करते थे, नींबू का शरबत पिया करते थे, एकदम मस्त रहा करते थे। इनका इस्तेमाल कीजिए आप। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। रोटी तो खानी है, तो रोटी जो है वो जौ की खाइए। जौ और चावल, चावल और जौ, ये गर्मी का इलाज है। उत्तर भारत में चावल बहुत कम खाते हैं लोग। उत्तर भारत में भी, बिहार और जब झारखंड की तरफ जाते हैं तो उधर खाना शुरू हो जाता है। पूर्व उत्तर भारत में चावल बहुत अच्छा है सेहत के लिए, बहुत सात्विक है। सबसे अच्छा अनाज माना जाता है जौ को। जौ का छिलका थोड़ा मोटा होता है, लेकिन राजस्थान में तो जौ के आटे की रोटी हमने तो बचपन में बहुत खाई है। अब तो 15 सालों से अनाज छोड़ दिया, अलग बात है। और हमारे ऋषि मुनि पहले जौ खाया करते थे। जो सबसे सात्विक होता है, बुद्धिवर्धक होता है। जौ और चावल ये मुख्य आहार हुआ करता था ऋषि मुनियों का। जौ का छिलका उतार करके अब उसकी एक तो राबड़ी बनती है, एक तो रबड़ी होती है, एक राबड़ी होती है। राजस्थान में राबड़ी बोलते हैं। जौ के ऊपर का वो छिलका उतार दिया, उसको कूट करके और फिर जो है उसको रात को पका के रख देते हैं और सुबह उसमें थोड़ा पानी डाल करके, थोड़ी छाछ डाल करके फिर उसको पीते हैं। हमने बचपन में बहुत पिया है। ओहो, बहुत ताकतवर होता है जौ। और ठंडक तो इतनी रहती है, तरा ही रहेगी, भयंकर लू चलती रहे, कोई मतलब नहीं। हम बचपन में ऐसे घुमा करते थे खेत में। उस समय तो पंखा भी नहीं हुआ करता था। रात को हम लोग लैंप जला करके पढ़ा करते थे, दिया जला करके पढ़ा करते थे। तो जौ बहुत अच्छा है। जौ की राबड़ी बना के खा सकते हैं, जौ का दलिया बना के खा सकते हैं। जैसे गेहूं का दलिया खाते हैं, वो भी ठंडा होता है। गेहूं भी ठंडा होता है, चावल भी ठंडा होता है, जौ भी ठंडा होता है। हाँ, बाजरा गर्म होता है, जवार थोड़ा सा गर्म होता है, लेकिन वो जो थोड़ा वायुकारक होता है। मकई भी जो है उतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता। तीनों अनाज ठंडे हैं वैसे, लेकिन इसमें जौ सबसे ठंडा है और जौ सबसे बढ़िया है। तो जौ का दलिया बना करके खाएं, जौ के आटे की रोटी बना के खाएं। जौ के आटे में थोड़ा सा आप दूसरे आटे मिला सकते हैं, अकेले जौ की खाने की जरूरत नहीं है। तो जौ में थोड़ा गेहूं मिला दिया, थोड़ा जो है हल्का सा चना मिला दिया, बहुत स्वादिष्ट होता है। हमारे यहाँ बचपन में हम ये रोटी खाते थे, इसको गोचने की रोटी बोलते थे। तो खैर, गेहूं है, चना है और ये जो है, ये तीनों मिला करके खाया करते थे। बहुत स्वादिष्ट होता है और बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है, हेल्दी आटा होता है। तो जौ का इस्तेमाल ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। लोग जौ को सड़ा करके उसकी बियर बना करके पीते हैं, कहते हैं इससे ठंडक मिलेगी। अरे भाई, जौ का इस सेवन करो और जो है एक
गर्मी को दूर करने के लिए भगवान ने वरदान के रूप में, संजीवनी के रूप में दिए शीशम। राजस्थान में, हरियाणा में, जहां जहां, आंध्र प्रदेश में, पूरे देश में मैंने देखा जहां जहां गर्मी बहुत पड़ती है वहां शीशम बहुत होती है। और शीशम जैसी चीज कोई नहीं है गर्मी के लिए। इसके 10 पत्ते, जैसे ये है, इसको गर्म पानी से इसको अच्छे से धो लीजिए, फिर इसको चटनी बना करके या मिक्सी में घोट करके और फिर छान करके और इसका शरबत बना के पी लीजिए। शहद या जो है मीठा जो भी आप उचित समझते हैं डाल करके सेवन कर लीजिए। इतना ठंडा होता है ये शीशम का पत्ता, आप कल्पना नहीं कर सकते। किसी के तो हाथ पैर बहुत भीने भीने रहते हैं, पूरे दिन भर पसीना ही पसीना, माथे पर पसीना, परेशान, फिर बदबू आती है शरीर से पसीने से बहुत ज़्यादा बदबू आना। ऐसे तो खुशबू किसी के भी शरीर से नहीं आती। हाँ, यदि कोई नियमित रूप से बेल का सेवन करता है और बिल्व पत्र, बेल का पत्ता और शीशम का पत्ता का सेवन करता है तो खुशबू आने लगती है उसके पसीने से भी, वो एक अलग प्रश्न है। लेकिन जिनके शरीर से बहुत बदबू आती है, माने सॉक्स पहन के रखते हैं, जुराब पहन के रखते हैं, यदि वो जो है जूता उतारा और कमरे में घुस गए और यदि वो जुराब निकाल दे तो पूरा कमरा दुर्गंध से भर जाता है। यह हालत रहती है। किसी किसी के हाथ पर भी पसीने से बहुत भीने रहते हैं। हाथों में, पैरों में पसीना नहीं आना चाहिए। अब कितनी गर्मी है, मेरे हाथों में कभी पसीना नहीं होगा। किसी को गर्मी से होंठ भी बहुत ज़्यादा फटने लगते हैं, सर्दी से भी तो नाभि में तेल लगा लें। और जो है पैर बहुत फटते हैं किसी के गर्मी में तो सरसों का तेल और 100 ग्राम 50 ग्राम मोम और कपूर वो मिला करके और फिर उससे लगा लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं। खैर, गर्मी के लिए शीशम के पत्ते बहुत अच्छे होते हैं। 8-10 शीशम के पत्ते घोट के पी लें। किसी को गर्मी में नक्सीर बहुत आती है, मुझे भी बचपन में नक्सीर आया करती थी। तो शीशम का तो मेरी माँ को पता नहीं था, लेकिन माँ ने वो दही पिला दिया। माने जैसे दही भिलोते थे गांव में, तो मक्खन निकलने से पहले जो दही होता था वो मैंने लगभग 15 दिन पिया जिंदगी में। उसके बाद आज तक नक्सीर का प्रश्न ही नहीं। मेरी पित्त प्रकृति है, किसी की वात, किसी की पित्त, किसी की कफ प्रकृति होती है, तो मेरी पित्त प्रकृति थी। बचपन में नक्सीर आती थी, उसके बाद कभी नहीं। माने सुबह खट्टा नहीं होना चाहिए दही, और रई मारा दही उसको बोलते हैं, अधबिलोया दही, माने मक्खन निकलने से पहले की स्थिति में बड़ा स्वादिष्ट लगता है वो, उसको सेवन करें। ये शीशम के पत्ते, और किसी को बहुत ही पसीने से दुर्गंध आता हो तो इसमें 5-7 पत्ते बेल के मिला सकते हैं। डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छा होता है। फिर ये लेडीज को भी जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और जो है खास करके मेनोपॉज जब बंद होने का वक्त होता है या किसी किसी को मंथली के टाइम, उस समय ये बहुत लाभ करेंगे। शीशम के पत्ते, जिनको नक्सीर आती है, नक्सीर बहुत ज़्यादा आती है तो शीशम के पत्ते या पीपल के पत्ते, पीपल भी बहुत ठंडा होता है, उसके भी पत्तों का रस ऐसे शरबत बना के पी सकते हैं। पीपल के पत्तों का रस, शीशम के पत्तों का रस, ये नाक में डलवा देते हैं नक्सीर आने पर। और शीशम, बेल और जो है पीपल के पत्तों को कूट करके, उनका पीस करके उनका रस निकाल कर पीते हैं तो गर्मी से छुटकारा मिल जाता है। आप इन उपायों को खुद अपनाइए और जो भी आपके मित्र हैं उन सबको बताइए, जिससे कि गर्मी के कारण से किसी को कोई कष्ट ना हो, कोई तकलीफ ना हो, और कहीं ऐसा ना हो कि गर्मी से उल्टी, दस्त और इतने बीमार हो गए कि मौत के मुंह में ही समा गए। तो आइए आप भी एक अभियान के तहत सबको बताइए कि गर्मी से बचने के लिए योग को अपनाएं, गर्मी से बचने के लिए प्रकृति की शरण में जाएं, गर्मी से बचने के लिए अपने आसपास की चीजों को आजमाएं और पूर्ण आरोग्य पाएं। जहां तक छोटे बच्चों का प्रश्न है, छोटे बच्चों को खाने पीने में तो यही सावधानियां रखनी पड़ेंगी। तली हुई चीजें हैं, भारी चीजें हैं, ज़्यादा मात्रा में घी का सेवन है, ज़्यादा मात्रा में मसालों का सेवन है, मीठा ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो उससे प्यास बहुत लगती है, तो इन चीज़ों से बचें। और जब भी धूप में निकलें तो छाते का इस्तेमाल करें और सिर को ढक लें, और जो भी वस्त्र है उसको इस तरह से इस्तेमाल करें कि जो है आँखों को बचा करके और जो है चेहरा ढक करके, सिर ढक करके निकलें। इससे बहुत बचाव हो जाता है गर्मी के अंदर। और ये बच्चों के लिए भी बात है और बड़ों के लिए भी। जहाँ तक गर्भवती महिलाओं का प्रश्न है या जो बहुत कमज़ोर लोग हैं उनके लिए भी ये शीतली, ये शीतकारी और चंद्रभेदी प्राणायाम, और साथ में ही गर्भवती माताएं
बेल का प्रयोग कर सकती है सारी, क्योंकि गर्म चीज़ों को खाने के लिए गर्भवती महिलाओं को निषिद्ध किया जाता है। तो तरबूजा है, खरबूजा है, बेल है, ये सारी चीज़ें वो खा सकती हैं। जैसे गर्भवती माताओं को कोई भी गर्म चीज़, जैसे पपीता भी क्यों ना हो, पपीता गर्म होता है, उसको भी खाने के लिए निषेध किया जाता है। तो ऐसे फल जो रसदार हैं उनका सेवन कर सकते हैं। मौसमी है, नारंगी का जूस है, ये पी सकते हैं। बादाम की ठंडाई वो जो है गर्भवती महिलाओं को ज़रूर पीनी चाहिए। और गर्भवती महिलाएं अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम भी करें तो वो खुद भी स्वस्थ रहेंगी और उनके गर्भ में पल रहा शिशु भी स्वस्थ रहेगा।